हेलो एवरीवन। आई एम सॉरी कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसका कारण है कि मैं सुबह टाइम पर नहीं जाग पाई। मुझे सुबह 3 बजे उठना होता है कैसे भी करके। मेरा शेड्यूल वैसे ही बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो और अगर मैं उस टाइम पे नहीं उठ पाती मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती। कल मैं 6 बजे उठी तो सारे काम रह गए, रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, बस यही बताना था। चलो इस पार्ट को शुरू करते हैं। आज के पार्ट से विभूषण और लानवांग जी की पास्ट लाइफ की स्टोरी शुरू होगी। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। लानमेशिया और जियांगशांग बाबा हाओरेन के पास बैठे हुए हैं। लानमेशिया कहती है, बाबा क्या कारण है जो मेरी माँ यहाँ नहीं है और कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा क्या हुआ था अतीत में? क्या मेरी माँ से कोई गलती हुई थी? इस पर वो बाबा जल्दी से अपना सर ना में शेक करते हुए कहते हैं, नहीं, गलती तुम्हारे माँ की नहीं, गलत तो वो लोग थे। तुम्हारे माँ बाबा का रिश्ता तो पवित्र था जिसे कोई नहीं समझ पाया। मैं शुरू से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हारे माँ बाबा कैसे मिले और कैसे अलग हो गए। बात है कुछ 26 साल पुरानी। यहाँ से चलते हैं 26 साल पहले। उस समय पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में दो बड़े राज्यों का दबदबा हुआ करता था। एक तो था गुसु राज्य और दूसरा वैन राज्य, जो आज के कल्टीवेशन वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिर क्या हुआ था जो जो पूरा का पूरा राज्य ही गायब कर दिया गया? कोई भी आज वेंस का जिक्र नहीं करता, ये भी जानेंगे। अब चलते हैं 26 साल पहले। गुसु में हुए एक भयावह मंजर को देखते हैं। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। जगह जगह पर आग लगी हुई है। इससे भी बुरा हाल महल का है। गुसु राज्य की इस दुर्दशा का कारण है वैन राज्य, जिसने धोखे से आज के दिन, जब गुसु के प्रिंस लानवांगजी का छठवां जन्मदिन है, अचानक महल में हमला कर दिया अपनी पूरी ताकत के साथ। देखकर लगता है कि वो आज ये सोचकर ही आए हैं कि गुसु राज्य का नामो निशान मिटा देंगे। किंग लान चिंगेजुन, उनकी वाइफ लानी और उनके भाई लान चिरेन, जो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, वो अभी अपनी पूरी हिम्मत के साथ वेंस का सामना कर रहे हैं। लेकिन वेंस की सेना लांस पर भारी पड़ रही है। इसे समझते हुए लान चिंगेचुन लानी और अपने छोटे भाई लान चिरेन से कहते हैं, लानी, चिरेन, तुम दोनों वांगजी को लेकर यहाँ से निकलो। मैं इन्हें संभालता हूँ। यहाँ से कुछ समय के लिए कहीं दूर निकल जाना। लान चिरेन कहते हैं, काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस तरह आपको छोड़कर नहीं जा सकता। गुसु को हमारी ज़रूरत है। लान चिंगेजुन कहते हैं, मैं वादा करता हूँ मैं गुसु के लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना ही हमारे राज्य को उनके हाथों में जाने दूंगा। तुम बस वांगजी और लानी को लेकर यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। लानी कहती है, नहीं, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लान चिंगेजुन कहते हैं, लानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम वांगजी को कुछ नहीं होने दे सकते। तुम्हें उसे सुरक्षित करना होगा। जाओ यहाँ से। लान चिरेन ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें भी अभी यही सही लग रहा था। वो लानी और 6 साल के वांगजी, जिसे महल में छिपा दिया गया था, उसे लेकर सबसे बचते हुए महल से बाहर जाने लगते हैं। वो लानी और वांगजी को कैरेज में बैठालते हैं और एक बार पलटकर पीछे देखते हैं, जहाँ उनका भाई अकेले ही वैन से लड़ रहा है। तभी लानी गैरेज से बाहर आ जाती है। वो लान चिरेन से कहती है, काका, मैं उनके पास जा रही हूँ, आप वांगजी को यहाँ से ले जाइए। ये कहकर लानी बिना लान चिरेन की बात सुने वहाँ से लान चिंगेजुन के पास चली जाती है। गैरेज में बैठा छोटा मासूम लान वांगजी, जो सब कुछ देख रहा है, वो अपनी माँ को आवाज़ भी नहीं लगा पाता। वो बस डरा सहमा बैठा हुआ है। लान चिरेन का बिल्कुल भी मन नहीं है इस तरह अपने भाई भाभी को अकेला वैन से लड़ता छोड़कर जाने का। तभी लान चिरेन ने देखा एक तलवार लान चिंगेजुन के हाथ में लगी और गहरा घाव कर गई।
लान चिंकीचुन के मुंह से ना चाहते हुए भी दर्द भरी आवाज़ निकल गई। लांचरेन अपने आप को नहीं रोक पाते। वो कैरेज चलाने वाले लान डिसिपल, जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनसे कहते हैं, सुनो, कैसे भी करके तुम्हें वांगजी को सुरक्षित सिंजिंग माउंटेन ले जाना होगा। जब तक वहाँ ना पहुँचो, कहीं रुकना मत। वो डिसाइपल कहता है, जी मास्टर लान, आप बेफिक्र रहें, मैं राजकुमार को सुरक्षित वहाँ ले जाऊँगा। लांचरेन अब लानवांगजी को देख कहते हैं, वांगजी, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हम जल्दी तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है? लानवांगजी लांचरेन के हाथ को पकड़ कहता है, अंकल, नहीं। लांचरेन लानवांगजी के सर पर हाथ फेर कहते हैं, वांगजी, मुझे जाना होगा, तुम यहाँ से जाओ। यह कहकर लांचरेन वहाँ से चले जाते हैं। लानवांगजी भी कैरेज से उतरकर अपने छोटे छोटे कदमों से लांचरेन के पीछे भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचकर वो अपने सामने जो नज़ारा देखता है तो उसके कदम वहीं पर थम जाते हैं। उसके सामने ही वेंस ने उसके माता पिता के शरीर में तलवार से वार कर उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, जब लानी लान चिंकीचुन के पास आई तो वेंस ने लानी पर भी तलवार का घातक प्रहार किया। लानवांगजी की आंखों के सामने ही उसके माता पिता ज़मीन पर गिरे हुए हैं, जिनकी सांसें अटक रही हैं। लांचरेन जो अभी वेंस से युद्ध कर रहे हैं और उन्होंने वैन रोहान के एक बेटे को भी मार गिराया है, जिसने लानी और लान चिंकीचुन पर वार किया था। लांचरेन अब पीछे पलट कैरेज चलाने वाले ओल्ड डिसाइपल को लानवांगजी को यहाँ से दूर ले जाने का इशारा करते हैं। लानवांगजी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और कोई भी एक्सप्रेशन नहीं उसके चेहरे में, वो डिसाइपल लानवांगजी को अपने साथ ले जाता है और कैरेज में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। लानवांगजी अपनी आंसू भरी आंखों से सामने चल रहे मंजर को देख रहा है, जो अब उसकी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। देखते ही देखते लानवांगजी की आंखें बंद हो जाती है। रात गुजर जाती है। जब लगभग दिन निकलने ही वाला है, तब वो कैरेज सिंजिंग माउंटेन पहुंचता है। सिंजिंग माउंटेन, जो संतों का माउंटेन है, यह जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ की एनर्जी बहुत ही हाई और पॉजिटिव एनर्जी है। एकांत वातावरण है। यहाँ के हेड जो है वो मास्टर मोबाई हैं, जो सिंजिंग माउंटेन में अपने सभी डिसाइपल को शिक्षा प्रदान करते हैं और ऐसी ऐसी विद्याओं का ज्ञान देते हैं जो किसी राज्य के शाही कल्टीवेटर हो या आम कल्टीवेटर उन्हें नहीं होता। मास्टर मोबाई का डिसाइपल बनना आसान नहीं, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उन सभी सुख संसाधनों को त्यागना पड़ता है जो तुम्हारे साधना और लक्ष्य के बीच आते हैं। दुनिया के मोह को त्यागना पड़ता है। हजारों लोगों के साथ होकर भी अपने आप को अकेला मानना पड़ता है। मास्टर मोबाई की यही सीख है। ना कोई प्रेम संबंध हो, ना कोई विवाह, ना कोई पारिवारिक जीवन। जब तक विद्यार्थी इन सभी प्रतिज्ञा को नहीं लेता, वो मास्टर मोबाई का डिसाइपल नहीं बन सकता। इसीलिए बहुत ही कम लोग हैं जो मास्टर मोबाई के डिसाइपल हैं, लेकिन जितने भी हैं उनका आध्यात्म शिक्षा और पावर में कोई मुकाबला नहीं किसी से। गुसू से आया कैरेज सिंजिंग माउंटेन के नीचे रुकता है। गेट के पास खड़े सफ़ेद वस्त्र पहने दो डिसाइपल कैरेज को रुकता देख कैरेज चलाने वाले से कहते हैं, कौन है आप? लान डिसाइपल गुसू की सारी सिचुएशन उन दोनों को एक्सप्लेन करता है। जब उन दोनों डिसाइपल को ये पता लगता है कि कैरेज के अंदर प्रिंस लानवांगजी है, तो वो जल्दी से उन्हें ऊपर माउंटेन तक ले जाने को कहते हैं। लान डिसाइपल कैरेज खोल लानवांगजी को अपनी गोद में लेकर माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। लानवांगजी की आंखें बंद है। वो सभी लानवांगजी को लेकर माउंटेन के मेन परिसर पर पहुंचते हैं। अब तक एक डिसाइपल जाके ये सूचना मास्टर मोबाई तक पहुंचा चुका था। मास्टर मोबाई अपने और भी डिसाइपल के साथ परिसर पर आते हैं। वो लानवांगजी को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ इन्हें? लान डिसाइपल कहता है, नहीं पता, शायद ये बेहोश हो गए हैं। मास्टर मोबाई कहते हैं, जल्दी से इन्हें अंदर लेकर आओ। सभी मास्टर मोबाई के पीछे चले जाते हैं।
मोबाई जब लानवांगजी की जांच करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लानवांगजी का शरीर बुखार में तप रहा है। मोबाई लानवांगजी को मेडिसिन पिला देने के बाद उन्हें आराम करने का छोड़कर कक्ष से बाहर आ जाते हैं। मोबाई उस लान डिसिपल से घूसू की सारी खबर लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ। मोबाई अपने एक डिसाइपल को घूसू भेजते हैं ये देखने की कि वहाँ की स्थिति क्या है, महाराज महारानी लांचुरेन ये ठीक है कि नहीं। दोपहर तक मोबाई का डिसाइपल घूसू की सारी सूचना लेकर हाजिर था और जब वो सारी खबर अपने मास्टर को देता है तो मास्टर मोबाई को सब कुछ जानकर बहुत ही दुख होता है। वेंस ने महाराज महारानी और लांचुरेन की निर्दयता से हत्या कर दी है और घूसू साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया है। वैन रोहान के दोनों बेटे इस युद्ध में मारे गए, लेकिन आखिर में वैन रोहान ने छल से लांचुरेन को मार घूसू को हत्या लिया। मास्टर मोबाई सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने एक डिसाइपल से कहते हैं, विभूषण को खबर करो कि मैं शीघ्र ही उससे मिलना चाहता हूँ। वो डिसाइपल जी मास्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं रात में लानवांगजी की आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं। जब उसे सब कुछ याद आता है वो झट से बेड पर से उठकर बैठ जाता है। वो आसपास देखता है कि वो कहाँ है। ये जगह उसके लिए अनजान है। वो बेड से उठकर बाहर डोर की तरफ जाने लगता है। तभी उसने दो लोगों की बातें सुनी और उसके कदम जगह पर ही रुक गए। उसने सुना, वेंस बहुत ही क्रूर है, कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। उन्होंने महाराज महारानी और मास्टर लांचुरेन को बेरहमी से मार दिया। पता नहीं अब क्या होगा लान राज्य का। राजकुमार लानवांगजी तो अभी बच्चे ही हैं, वो कैसे अपना राज्य वापस लेंगे। दूसरा इंसान कहता है, मास्टर ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे। लानवांगजी ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। उसके माँ बाबा अंकल को मार दिया गया। लानवांगजी अब वहाँ रुक नहीं पाता और तेजी से उस कमरे से दौड़ जाता है। उसे घूसू जाना है, अपने माँ बाबा को देखना है। वहाँ खड़े लोगों ने लानवांगजी को यूँ भागते देखा और उन्होंने ये सूचना मास्टर को दी। मास्टर मोबाई वहाँ पहुँचे। उन्होंने लानवांगजी को रोकते हुए कहा, राजकुमार लान, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंदर चलिए। लानवांगजी कहता है, नहीं, मुझे माँ बाबा के पास जाना है, घुसू जाना है मुझे, मेरे रास्ते से हटिए। यह कहकर लानवांगजी माउंटेन से नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो है तो अभी बच्चा ही। हड़बड़ाहट में लानवांगजी का पैर माउंटेन की चट्टानों से फिसलता है और वो एक जोरदार चीख के साथ उस ऊंचे माउंटेन से गिरने लगता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं। तभी कोई हवा की रफ्तार से गिरते लानवांगजी को अपनी गोद में समेटता है और उसे अपने साथ लेकर ऊपर परिसर में आ जाता है। सभी को अब राहत की सांस आती है। मास्टर मोबाई कहते हैं, वुशियान, तुम आ गए। सामने अपने घुटनों के बल बैठा इंसान जो अपनी गोद में लानवांगजी को संभाले हुए है, जिसका चेहरा अभी लानवांगजी की तरफ है, वो अब अपना सर ऊपर कर मास्टर मोबाई को देखता है और अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, जी मास्टर। ये एक ओमेगा है, लगभग 17 या 18 साल का, दिखने में असीम सुंदर है, जिसका नाम है विवुशियान, जो मास्टर मोबाई के प्रिय शिष्यों में से एक है। विवुशियान अपनी नज़र नीचे करता है लानवांगजी की तरफ, जहाँ लानवांगजी अपनी मुट्ठियों को टाइटली विवुशियान के रोब्स में जकड़े हुए अपना चेहरा उसके चेस्ट में छिपाए हुए है, क्योंकि वो बहुत ही डर चुका था। विवुशियान धीरे से कहता है, राजकुमार लान, अब ठीक है। लानवांगजी इस आवाज़ को सुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है। वुशियान का दिल भर आता है लानवांगजी को इस तरह देखकर। उसकी आंखें लाल हो गई है और उनसे आंसू बह रहे हैं। वो बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे घूसू जाना है, माँ बाबा के पास। वुशियान को समझ नहीं आता वो लानवांगजी को कैसे समझाए, कैसे उसे ये बताए कि उसके माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वुशियान लानवांगजी के आंसुओं को पोंछ कहता है, राजकुमार, हम अभी घूसू नहीं जा सकते।
आप कुछ दिन रुक जाइए। लान वांगजी सिसकते हुए कहता है, मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेरे माँ बाबा और अंकल को उन लोगों ने मार दिया है। सभी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। ओशियान के दिल में तेज दर्द होता है लान वांगजी की हालत को देखकर। वो समझदार है। ओशियान क्या समझा सकता है उसे। ओशियान लान वांगजी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, राजकुमार लान, शांत हो जाइए। लान वांगजी अभी इसी समय अपने राज्य जाना चाहता है, पर उसका शरीर जैसे थक गया है। ओशियान के फेरोमोन लान वांगजी को आराम दे रहे हैं। लान वांगजी अपना सर ओशियान के चेस्ट में अच्छे से रख लेता है। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं। वो सो गया है। ओशियान जो लान वांगजी के सर को पैट कर रहा था, वो अपना सर नीचे कर उसे देखता है। वो सो गया है। ओशियान मास्टर मोबाई को देख कहता है, मास्टर, राजकुमार लान सो गए हैं। मैं उन्हें कक्ष में सुला कर आता हूँ। मोबाई अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है। मोबाई वहाँ से चले जाते हैं। ओशियान अपनी जगह से उठकर अच्छे से लान वांगजी को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। कक्ष में आकर ओशियान लान वांगजी को अच्छे से बेड पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से ढक कर ओशियान जैसे ही जाने को मुड़ता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो पलटकर जब पीछे देखता है तो देखता है कि लान वांगजी ने टाइटली अपनी मुट्ठी में उसके रोब्स को पकड़ा हुआ है। ओशियान चाहता तो नहीं था लान वांगजी को यहाँ अकेला छोड़कर जाना, पर उसे जाना होगा क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। ओशियान धीरे से अपने रोब्स को लान वांगजी की मुट्ठी से छुड़ाता है और डोर को बंद कर उस कक्ष में चला जाता है। ओशियान वहाँ आता है जहाँ सभी मौजूद हैं। मोबाई कहते हैं, ओशियान, तुम्हें पता चल गया है कि गोशु में क्या हुआ है। ओशियान जो अपना सर झुकाए खड़ा है, वो कहता है, जी मास्टर, मुझे पता है। मोबाई कहते हैं, मेरे सभी शिष्यों में तुम ज़्यादा समझदार और पावरफुल हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गोशु जाओ और वैंस के हाथों से गोशु को आज़ाद कराओ। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, पर 2 दिन में मुझे ये खबर मिल जानी चाहिए कि गोशु राज्य वैंस के अधिकार से बाहर हो गया है। विभूषण अपना हाथ आगे कर मास्टर मोबाई को बो कर कहता है, मास्टर, आप भरोसा रखिए, ऐसा ही होगा। मोबाई अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है। तब तक राजकुमार लान यहाँ पर ही रहेंगे। उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। सभी इस पर एग्री करते हैं। अगले दिन ओशियान आज गोशु के लिए निकलने वाला है। वो अभी मास्टर मोबाई के साथ है, टी टेबल पर मौजूद है। तभी वहाँ एक डिसाइपल आकर मास्टर मोबाई को ये खबर करता है कि राजकुमार लान जाग गए हैं, पर वो कुछ भी खाने पीने से मना कर रहे हैं, बस शांत एक स्थान पर बैठे हुए हैं। मोबाई ये सुनकर ओशियान को देखते हैं। ओशियान अपना चाय का कप नीचे रख अपने स्थान से खड़े होते हुए कहता है, मास्टर, मैं जाकर राजकुमार लान को देखता हूँ, आप परेशान ना हो। मोबाई अपना सर नोट कर देते हैं। ओशियान उन्हें ग्रीट कर वहाँ से चला जाता है। सॉरी, अभी इस पार्ट को यही रोकना होगा। अब इसके आगे का कल देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।